चलो जी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंटिन्यूअसली यूज में आएगा। जब भी आप प्रैक्टिकल आगे जाके काम करोगे तो बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। काम करने से पहले जब जॉब लगती है तो इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है। और दूसरी बात, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, दोनों चीजें आज पढ़ेंगे, पूरा सेक्शन पढ़ेंगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से भी कनेक्टिविटी बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 42। देखो दो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक वर्ड है जी सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है? क्या होती है सिक्योरिटी? क्या होती है सिक्योरिटी? अरे वो वाली सिक्योरिटी नहीं, इसके अंदर शेयर्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर इक्विटी शेयर्स भी आ गए, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए और इसमें डिवेंचर बॉन्ड और बहुत सारी चीजें। ठीक है जी, डिवेंचर्स बॉन्ड, ये सब, ये वर्ड है सिक्योरिटी। जब मैं प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा तो इस वर्ड पे हमें फोकस करना है। कौन से वर्ड पे? सिक्योरिटी पे। जब हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पढ़ते हैं सेक्शन 62(1)(c), उसके अंदर हम वर्ड क्या पढ़ते हैं? कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। क्या पढ़ते हैं जी? कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। मतलब या तो इक्विटी, या तो क्या, इक्विटी, या ऐसी चीज जो किसमें कन्वर्ट होने वाली है? टू इक्विटी। किसमें कन्वर्ट होने वाली है? क्या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। डिबेंचर्स फ्यूचर में जाके इक्विटी में कन्वर्ट होंगे तो वो कहाँ कवर्ड होंगे? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वर्ड क्या है जी? कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। प्राइवेट प्लेस में वर्ड क्या है जी? सिक्योरिटी। देखो हमने प्रोस्पेक्टस, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं कि पब्लिक ऑफर क्या होता है। पब्लिक मतलब पब्लिक एट लार्ज के पास आप पैसा लेने के लिए जा रहे हो। कंपनी अब जब रन करेगी, फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो या तो पब्लिक के पास चले जाओ। पब्लिक वाला हम प्रोसीजर पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? प्रोस्पेक्टस जाता है और बहुत सारी कंप्लाइंसेस है। लेकिन क्या कंपनी हमेशा पब्लिक से पैसा लेगी? क्या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको वो जानती है उनसे पैसा नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है ना। कौन सा प्रोसीजर होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या वो पैसा खाली शेयर्स के फॉर्म में ले सकती है, इक्विटी के फॉर्म में? क्या वो प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकती? क्या वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकती? कर सकती है ना। तो क्या होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि वर्ड क्या है जी? सिक्योरिटी। लेकिन अगर प्राइवेटली किसी इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कंप्लाई करना, और क्या कंप्लाई करना है साथ में? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कंप्लाई करना है। क्या कंप्लाई करना है जी? प्राइवेट सेक्शन 42 भी और सेक्शन 62(1)(c) भी। ठीक है जी, तो ये दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। अगर मैं डिबेंचर की प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो कौन सा सेक्शन फॉलो करना है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूँ, नॉन कन्वर्टेबल, तो क्या करेंगे जी? प्राइवेट प्लेस। क्या 62(1)(c) फॉलो करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 62(1)(c) में क्या कवर्ड है? इक्विटी या फिर कन्वर्टेबल टू इक्विटी, दो चीजें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कवर्ड है। अगर खाली डिबेंचर, प्लेन डिबेंचर है तो क्या फॉलो करूंगा? प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। ठीक है जी, यहाँ पे एक लिमिट दे रखी है जी, 200%। 200%। और लिखा हुआ है नॉट मोर देन, क्या लिखा हुआ है? नॉट मोर देन 200 आइडेंटिफाइड पर्सन। क्या मतलब हुआ जी? 200% का मतलब क्या है? एक वर्ड और लिखा हुआ है, इन एग्रीगेट। इन एग्रीगेट। इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए? 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और ये 200 की जो लिमिट है, क्या एक बारी की है या एक फाइनेंशियल ईयर की है? एक फाइनेंशियल ईयर की है जी। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप टुकड़ों में भी कर रहे हो तो वो 200 से ज्यादा अगर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ पे पब्लिक ऑफर नहीं है। अगर आपने पब्लिक ऑफर कर दिया, क्या कर दिया? पब्लिक ऑफर, तो फिर आप इस सेक्शन में कवर्ड नहीं हो जी। पब्लिक ऑफर किया तो आप इस सेक्शन में कवर्ड नहीं हो। 42 से आप बाहर हो जाओगे, पीछे वाले सारे प्रोस्पेक्टस वगैरह आपके ऊपर लग जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑफर। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ऑफर। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? कंपनी ऑफर कर रही है। कंपनी क्या ऑफर कर रही है? सिक्योरिटी। क्या ऑफर कर रही है? सिक्योरिटी। किसको ऑफर कर रही है? आइडेंटिफाइड पर्सन को। वो कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए? 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इन अ फाइनेंशियल ईयर। इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, क्या 200 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने वर्ड क्या लिखा है? नॉट मोर देन 200, तो 200 तक हो सकते हैं।
ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर है। वर्ड क्या लिखा है? ऑफर। कंपनी ने ऑफर किया 300 बंदों को। कितने बंदों को? 300 बंदों को। अलॉट करे 150 बंदों को। क्या इसको प्राइवेट प्लेसमेंट माने या इसको पब्लिक ऑफर माने? इसको क्या मानेंगे? पब्लिक ऑफर, क्योंकि मैंने वर्ड क्या लिखा है? ऑफर। तो हमें ये देखना है कितने को ऑफर कर रहे हो। अगर 200 तक ऑफर कर रहे हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आ सकता है, वरना नहीं आ सकता है। वर्ड क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटी, इक्विटी भी आ जाएगा, प्रेफरेंशियल भी आ जाएंगे, डिबेंचर भी आ जाएंगे। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है जी? ओनली फॉर कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मॉड्यूल पे आते हैं। लैंग्वेज देखते हैं क्या लिखी है, लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अगर और एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक फाइनेंशियल ईयर है, ये क्या है जी? फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे 40 लोगों को डिबेंचर इशू करे, यहाँ पे 100 को करे, यहाँ पे 70 को करे। पहले कितने करे? 40 लोगों को, फिर कितने लोगों को करा? 100 लोगों को, फिर कितने को करा? 70 लोगों को। इसको क्या बोलोगे? 40 लोगों को करा, दिस इज क्या बोलोगे? पब्लिक ऑफर। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कर दिए 40 लोगों को डिबेंचर इशू, इसको बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे जी? प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर 100 लोगों को करा, इसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे जी? प्राइवेट प्लेसमेंट। लास्ट में 70 लोगों को करा, इसको क्या बोलेंगे? पब्लिक ऑफर। इसको सब पब्लिक ऑफर क्यों बोला? क्योंकि 200 से एक्सीड हो गए। अगर फाइनेंशियल ईयर में 200 से एक्सीड हो गए तो जहां एक्सीड हो रहा है उसको हम क्या मानेंगे? पब्लिक ऑफर मानेंगे। और पब्लिक ऑफर की सारी कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अगर मैं बोलता हूं कि मैं 100 लोगों को अगर मैं 100 लोगों को इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं तो क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? 100 लोगों को इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं, क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? यस। क्यों है जी? क्योंकि यहाँ पे बढ़ गया था सिक्योरिटी। क्या उसमें इक्विटी नहीं आता? बिल्कुल आता है। क्या ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है? क्यों नहीं? बिल्कुल, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या आता है? कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, और इसमें इक्विटी भी आ जाता है। इक्विटी या जो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी है। अगर मैं 150 लोगों को डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, क्या इशू कर रहा हूँ? डिबेंचर। इसको क्या बोलोगे? क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? बिल्कुल है जी। क्या ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है? नहीं, मैंने जब बोला डिबेंचर तो मतलब प्लेन डिबेंचर। दिस इज नॉट अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या 62(1) फॉलो करना है? नहीं करना है। अगर मैंने बोला डिबेंचर कन्वर्टिबल है, अगर क्या है? डिबेंचर कन्वर्टिबल है, क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? बिल्कुल है। क्या ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कन्वर्टिबल वर्ड लिखा हुआ है। समझ आ रही कहानी? तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है? मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। क्या सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट होंगे या नहीं होंगे? सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या प्राइवेट प्लेसमेंट है या नहीं है? मैंने बोला सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या प्राइवेट प्लेसमेंट है? हाँ, मतलब अगर मैं 200 तक ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 200 तक ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लिमिट वही लगेगी 200 वाली। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी 200 वाली लिमिट लगेगी, क्योंकि सेक्शन 42 के साथ में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पढ़ा जाता है, तो लिमिट तो 200 वाली है। मैं क्या कह रहा हूँ, सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या प्राइवेट प्लेसमेंट है? बिल्कुल जी, सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट होंगे। लेकिन क्या सारे प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होंगे? नहीं। प्राइवेट प्लेसमेंट अगर इक्विटी या कन्वर्टिबल वाली हो रही है तब वो क्या बनेगा? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बनेगा, वरना वो खाली प्राइवेट प्लेसमेंट तक रह जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो वर्ड क्या इंपॉर्टेंट था? सिक्योर। हाँ जी, प्राइवेट प्लेसमेंट एक बड़ा सर्कल है, उसमें से एक छोटा सर्कल क्या है जी? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है जी, तो ऐसे सर्कल बना सकते हैं हम। दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट, इसके अंदर कहीं पे ये कौन है जी? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, ये सेक्शन 42, ये 62(1). क्लियर है कहानी? 200 लोगों का 200 लोगों तक इन अ फाइनेंशियल ईयर, 200 लोगों तक इन अ फाइनेंशियल ईयर। वर्ड क्या है? सिक्योरिटी। यहाँ हाँ अभी पढ़ेंगे आइडेंटिफाइड पर्सन क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कहानी? चलो जी अब पढ़ते हैं बुक से। Section 42 private placement, page number 3.36. Provision relating to the private placement are contained in part 2 of chapter 3 of the act, which consists of only one section. एक ही section है जी, कौन सा? 42. Issue of shares on private placement
बेसिस। क्या यहाँ से पढ़ के थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? इशू ऑफ शेयर्स अजीब है ना? तो यहाँ पे शेयर्स वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या है? सिक्योरिटी है। नहीं, यहाँ पे इन्होंने शेयर्स लिख दिया, नीचे जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सिक्योरिटी वर्ड मिलेगा आपको। अ कंपनी में मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। क्या सिक्योरिटीज वर्ड आ गया? बिल्कुल आ गया जी। सेक्शन कौन सा फॉलो करना है? 42 of this act in supplement with those stated under rule 14 of the company's prospectus and allotment of securities rule 2014। तो रूल 14 भी फॉलो करना है एंड साथ में सेक्शन 42 भी फॉलो करना है। दोनों याद होने चाहिए आपको, सेक्शन भी याद होना चाहिए और रूल 14 भी याद होना चाहिए। रूल 14 किसका? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी प्राइवेट प्लेसमेंट है क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर, देखो वर्ड क्या है जी? ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब, या आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को क्या करने के लिए? सब्सक्राइब। क्या कहीं पे लिखा हुआ है अलॉटमेंट? क्या लिखा हुआ है? ऑफर लिखा हुआ है, या आप इनवाइट कर रहे हो? टू इशू ऑफ टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटीज, वर्ड क्या आ गया जी? सिक्योरिटीज। टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, किसको दे रहे हो आप? ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रहे हो। बाय अ कंपनी अदर देन बाय योर पब्लिक ऑफर, ये पब्लिक ऑफर नहीं है जी। अगर आप पब्लिक के पास चले गए तो क्या बन जाएगा जी? वो आप 42 से बाहर हो, प्राइवेट प्लेसमेंट से बाहर हो, आपको पब्लिक ऑफर की सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, वहां पे क्या जाता था लोगों के पास जब हम पब्लिक ऑफर करते थे? प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे क्या जाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो पीपीओ लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? पीपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। विच सेटिस्फाइज द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 42। उसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? 42 की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। देखो इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्टिव रहना। ऑर्डर ऑफर टू बी मेड ओनली टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, किसको ऑफर दोगे आप? एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। अ प्राइवेट प्लेसमेंट शेड बी मेड ओनली टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ नॉट मोर देन 200, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 200। क्या 200 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये लिमिट कितने पे है? पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। हु हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, कौन आइडेंटिफाइड करेगा उन लोगों को? बोर्ड ढूंढ के लाएगा जी। आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? एसआर, मतलब बीआर भी चाहिए और एसआर भी चाहिए। कितने मैक्सिमम लोग होंगे? 200 तक हो सकते हैं। आइडेंटिफाई कौन करेगा? बोर्ड। तभी इनको क्या बोल देते हैं? आइडेंटिफाइड पर्सन। द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन इज रेफर्ड टू एज आइडेंटिफाइड पर्सन, इस सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को हम क्या बोल देंगे? आइडेंटिफाइड पर्सन। While computing the limit of 200, following shall be excluded, ये दो लोग आपको इंक्लूड नहीं करने हैं 200 की लिमिट में। पहला कौन लिखा हुआ है जी? QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये कौन होते हैं? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है। ये कौन है जी? बड़े बड़े इन्वेस्टर है। इनको सेबी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, फिर ये इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर। ठीक है जी। तो QIB कौन है? नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर। QIB मींस द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर डिफाइंड इन द सेबी ICDR रेगुलेशन। तो ICDR के अंदर जिसको डिफाइन किया गया, ICDR हमारे कोर्स में नहीं है तो ICDR हम नहीं पढ़ते, पर आपको याद रखना है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इस 200 की लिमिट में नहीं आएंगे। क्या QIB को कितनी भी अलॉटमेंट कर सकते हो आप? कितने भी QIB को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इनके ऊपर 200 की लिमिट नहीं लग रही है। क्या एक साल के अंदर 300 QIB को प्राइवेट प्लेसमेंट कर दूं? कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। QIB इस 200 की लिमिट में काउंटेड नहीं है। दूसरी बात, इंप्लॉइज कौन काउंटेड नहीं है? इंप्लॉइज। क्या 62(1)(b, क्या हमने पढ़ा था 62(1)(b), 62(1)(a)? 62(1)(a) क्या था? राइट इशू। 62(1)(b) क्या था? ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या ईसॉप दे रहे हो, एम्प्लॉइज को दे रहे हो, तो क्या उसको प्राइवेट प्लेसमेंट माने? नहीं जी, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं मानेंगे। एम्प्लॉइज इस 200 के लिमिट में कवर्ड नहीं। क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो 200 की लिमिट है, लेकिन उसमें QIB नहीं आ रहे हैं और कौन नहीं आ रहे हैं? एम्प्लॉइज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाइड पर्सन पता लग गया कौन है? जिसको बोर्ड आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन उसमें QIB नहीं है और उसमें एम्प्लॉइज नहीं। सेक्शन 42 ओरिजिनली कंटेन 50 और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन में क्या लिखा हुआ था? सेक्शन में लिखा हुआ था 50। पहले सेक्शन में क्या लिखा हुआ था? 50। देखो जो बुक है ना हमारी, ये लॉ को थोड़ा सॉर्टेड करके लिख देती है। सेक्शन में लिखा हुआ था 50, रूल्स ने कितना कर दिया उसे? 200। तो आज के टाइम पे लिमिट कितनी है? 200। क्या हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां लिखा नहीं रहता कि एक्सटेंड हो सकती है? सीजी एक्सटेंड करता है रूल में, तो यहाँ पे भी क्या पावर दी हुई है? सेक्शन में पावर दी हुई है। देखो सेक्शन की लैंग्वेज क्या थी? 50 और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब कहाँ किया जाता है? रूल्स में। तो रूल्स के अंदर कितना प्रिस्क्राइब किया गया? 200। तो 50 से बढ़ा के कितना कर दिया? 200। तो 50 कहाँ लिखी हुई थी? सेक्शन में लिखी हुई थी। आज के टाइम पे लिमिट कितनी है? 200 है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट में 50 है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में 200 है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह 200 की ही लिमिट है। ये 50 की लिमिट पहले सेक्शन में लिखी हुई। क्लियर है यहाँ तक?
Since Rule 14 of the Companies Passed Rule 2014 amended through Companies Prospectus Allotment Rule 2018, an offer or invitation to subscribe securities under private placement shall not be made to person other more than 200. तो रूल्स में कितना लिखा हुआ आ गया? 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये रूल्स कब अमेंड हुए हैं? 2018 के अंदर अमेंड हुए। इन द एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये जो 200 की लिमिट है पूरे साल की है। कोई कोई क्या समझता है कि 50 वन टाइम की है, 200 साल की है, ऐसा भी नहीं है जी। 200 ही लिमिट है इन अ फाइनेंशियल, ठीक है जी। एग्रीगेट इकट्ठे करके एक साल में पूरे साल की 40 को दिए, 50 को दिए, 60 को दिए, तो अभी तक आप 200 की लिमिट में हो। अब आपने 100 को दिए, तो वो 100 वाला प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं रहा है, वो क्या बन गया जी? पब्लिक ऑफर बन गया। The aforesaid restriction would be reckoned individually for each kind of security, that is equity share, preference share और डिबेंचर। अब ये भी इंटरेस्टिंग लाइन आ गई है। क्या कह रहा है? ये जो लिमिट है ना, जो ऊपर आपने रेस्ट्रिक्शन पढ़ी है, कौन सी रेस्ट्रिक्शन? 200 वाली। ये इक्विटी के लिए अलग पढ़नी है, प्रेफरेंस के लिए अलग पढ़नी है, डिबेंचर के लिए अलग पढ़नी है। अगर मैं इक्विटी शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो 200 जनों तक कर सकता हूँ। क्या प्रेफरेंस शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो उसी साल और 200 लोगों को कर सकता हूँ। डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो उसी साल 200 का और कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो आपको सिक्योरिटी वाइज ये लिमिट को पढ़ना। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत अभी तक? एक साल में 150 लोगों को इक्विटी शेयर इशू करें। पहले क्या इशू करें? इक्विटी शेयर। कौन सा सेक्शन लगेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट भी लगेगा और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी लगेगा। उसके बाद में उसी साल 150 लोगों को डिबेंचर इशू करें। क्या ये पब्लिक ऑफर हो जाएगा? ये प्राइवेट प्लेसमेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो 200 की लिमिट है इक्विटी के लिए अलग है, डिबेंचर के लिए अलग है और प्रेफरेंस शेयर के लिए अलग है। तो मैंने पहले क्या इशू करे थे? इक्विटी। अब क्या इशू कर रहा हूँ? डिबेंचर। तो दोनों अपनी लिमिट के अंदर है, 200 200। क्लियर है जी कहानी? ये पब्लिक ऑफर नहीं होगा। तो हर सिक्योरिटी, ये अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये वाली जो हमने पढ़ी है अभी। हर सिक्योरिटी की अलग लिमिट है। एनबीएफसीज, एनबीएफसीज कौन होती है जी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती है ये। एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एग्जांपल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको पता हो कोई? क्या बजाज फाइनेंस का नाम सुना है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या है जी? वो हाउसिंग फाइनेंस है। विच आर रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? नेशनल हाउसिंग बैंक। एनबीएफसी कहाँ रजिस्टर्ड है? आरबीआई के पास में। If they are complying with any regulation made by the RBI or National Housing Bank in respect of offer issued on private placement basis, the need not to comply rule 14। अगर एनबीएफसी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, क्या एनबीएफसी कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल है ना। लेकिन उसके ऊपर आरबीआई है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या उसके ऊपर नेशनल हाउसिंग बैंक है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर आरबीआई की रेगुलेशन आ गई, नेशनल हाउसिंग बैंक की रेगुलेशन आ रखी है, इनको उसको कंप्लाई करना है, रूल 14 को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं। अपने स्पेसिफिक एक्ट को कंप्लाई करो, ये जनरल वाले की आपको जरूरत नहीं है। और रूल 14 सब रूल 2 लिखा हुआ है, इसमें क्या दी हुई थी? इसमें लिमिट दी हुई थी। कौन सी लिमिट दी हुई थी? 200 वाली। तो इनके ऊपर 200 वाली लिमिट नहीं लग रही है। इनके ऊपर क्या नहीं लग रही है? 200 वाली लिमिट नहीं लग रही है। इनको क्या फॉलो करना है? अपना स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉलो करना है। उसमें जितनी लिमिट लिखी हुई है ना, इनको वो लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर है जी कहानी? एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर रूल 14 सब रूल 2 नहीं लगेगा। ये क्या फॉलो करेंगे जी? अपना स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉलो करेंगे जो आरबीआई या नेशनल हाउसिंग बैंक बनाएगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलो ये आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफर टू द पब्लिक। प्राइवेट प्लेसमेंट को ऑफर टू द पब्लिक मान लिया जाएगा। डीम का मतलब मान लिया जाएगा। कब मान लिया जाएगा? एज पर एक्सप्लेनेशन 3, इफ अ कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड मेक्स एन ऑफर to allot or invite subscription or allots or enter into an agreement to allot to securities to more than 200 identified person, या आप तो आप ऑफर दे रहे हो, या आप अलॉट कर दे रहे हो, या आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो अलॉटमेंट का। कितने लोग हैं यहाँ पे? 200 से ज्यादा। whether the payment for the security has been received or not, चाहे पेमेंट आई है या नहीं आई है, whether चाहे कंपनी उनको लिस्ट करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है, the same shall be deemed to be the offer to the public and provision contained in section 23 to section 41 shall apply। जहां पे आप 200 से ज्यादा हुए तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा जी? पब्लिक ऑफर लग जाएगा। सेक्शन कौन से हैं? 23 से लेके 41 तक। क्लियर है जी कहानी? Further, section 42(11) provide in such case all the provision of this act and SCRA and the SEBI shall be applicable। क्या कह रहा है? अगर ये केस हुआ तो क्या लग जाएगा आपके ऊपर? सेबी भी लग जाएगा, कंपनीज एक्ट भी लग जाएगा,
SCRA भी लग जाएगा। सबकी कंप्लाइंस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहाँ चले गए हो, पब्लिक ऑफर में चले गए हो। दो पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 9 एंड 10 ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट स्टिल कैन बी इम्पोज। अभी हमें ये पढ़ना है कि सेक्शन की पेनल्टी क्या है। तो पेनल्टी फिर भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। क्यों? आप पब्लिक ऑफर में चले गए क्योंकि आपने ज्यादा दिया है, लेकिन अगर आपने नॉन कंप्लायंस करी तो आपके ऊपर पेनल्टी। अभी आप ये जब पेनल्टी पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा 9-10 की पेनल्टी है क्या, तब आप यहाँ से कनेक्टिविटी बना पाओगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था, पब्लिक ऑफर में कौन से डॉक्यूमेंट इशू करते हैं हम, प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे क्या करते हैं, PPO, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। ठीक है जी। अ कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट शेल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाइड पर्सन। कंपनी क्या करेगी जी, लोगों को वो डॉक्यूमेंट देगी जिसके थ्रू वो अप्लाई करेंगे। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बिलो। कौन सा फॉर्मेट होगा, किस मैनर में देना है, वो नीचे दिया हुआ है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन शेल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रिनंसिएशन। क्या ये याद है वर्ड रिनंसिएशन क्या होता है, क्या होता है, राइट। ये कहाँ पे मिलता था, राइट इशू में। कहाँ मिलता था, राइट इशू में। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हो तो उनके पास राइट होता था, वो किसी और को दे सकते हैं राइट। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा नहीं। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट खुशबू को करी गई है तो खुशबू ही अप्लाई करेगी, कोई और बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। ये राइट किसी और को नहीं दे सकते, कोई रिनंसिएशन नहीं होगी। अपने 200 बंदों को मैंने एप्लीकेशन लेटर भेजा है, उस पर नाम लिखा रहेगा कि एप्लीकेशन लेटर किसको जा रहा है, तो वो ही अप्लाई करेगा। पब्लिक ऑफर में नहीं, ये राइट इशू में होता है। हाँ राइट इशू। नहीं दे सकते, नहीं दे, किसी को नहीं दे सकते आप। मैंने आपको दिया है ऑफर तो आप ही अप्लाई करोगे, आप किसी को रिनाउंस नहीं कर सकते। रूल 14 वन ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर और इन्विटेशन। क्या चाहिए जी, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। और वर्ड लिखा हुआ है प्रायर अप्रूवल। क्या लिखा हुआ है, पहले। तो क्या पहले प्राइवेट ये PPO दे दो या फिर पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, पहले SR पास करो। SR सबको पता है क्या है, 75% अप्रूवल। तो पहले बोर्ड मीटिंग करेंगे, पहले क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। और क्या लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। फिर क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। और उसके बाद क्या देंगे, PPO इशू कर देंगे सारे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये क्या होती है जी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जब भी स्पेशल बिजनेस होता है तो उसके साथ क्या अटैच होती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसमें लिखते क्या है, मैटर को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो बिजनेस है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे बिजनेस क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, नीचे दिया हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफर इंक्लूडिंग डेट ऑफ पासिंग ऑफ ईयर। जो ऑफर्स के पर्टिकुलर्स है वो लिख देना, बोर्ड रेजोल्यूशन किस दिन पास हुआ है वो लिख देना। काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इसमें है ना, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डिवेंचर। किस चीज की प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो वो भी लिख देना। एंड द प्राइस, किस प्राइस पे इशू कर रहे हो ये भी लिख देना। बेसिस और जस्टिफिकेशन फॉर द प्राइस, भाई तुमने जो प्राइस निकाला है किस बेसिस पे निकाला है। अगर प्रीमियम है तो वो प्रीमियम भी बता देना। नेम एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर, मतलब वैल्यूएशन चाहिए। 42 में क्या चाहिए जी, वैल्यूएशन चाहिए। तो वैल्यूअर की भी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर। नहीं देखो काइंड में तो है ही, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था ना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रही हो तो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवानी पड़ती है। तो ये भी तो बताना पड़े। आप, मैं आपको दे रहा हूँ, खाली आपको शेयर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ भाई आपको खाली, और आपको दे रहा हूँ तो कितने पैसे पे दे रहा हूँ, ये पैसा निकल के कहाँ से आया है, वैल्यूअर बताएगा जी कितने की वैल्यू है। फिर उस वैल्यूअर का नाम एड्रेस लिखा होना चाहिए। अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड टू रेज बाय वे ऑफ सच सिक्योरिटीज, इस प्राइवेट प्लेसमेंट से कितना पैसा आप रेज करने वाले हो। मटेरियल टर्म्स ऑफ रेजिंग सच सिक्योरिटीज, प्रपोज्ड टाइम शेड्यूल, पर्पसेस और ऑब्जेक्ट, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द प्रमोटर और डायरेक्टर इधर एज अ पार्ट और सेपरेटली इन फर्दरेंस, प्रिंसिपल टर्म ऑफ द असेट, चार्ज एज सिक्योरिटी। क्या क्या बोल दिया इसने, जितने भी मटेरियल टर्म है ना सारे बता देना। टाइम शेड्यूल क्या रहने वाला है, कभी ऑफर पूरा हो जाएगा, कब अलॉटमेंट हो जाएगी, ये बता देना। इस पैसे से जो, इस ऑफर से जो पैसा रेज होगा उसको यूज कहाँ करोगे वो भी बता देना। क्या प्रमोटर इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, क्या डायरेक्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो वो भी बता देना। अगर कोई सिक्योरिटी क्रिएट हुई है, क्या डिबेंचर सिक्योर्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो अगर सिक्योरिटी क्रिएट हुई है तो उसकी डिटेल भी दे देना कि इनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा है। कहानी क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कहानी। चलो जी, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ सर्टेन एक्सेप्शन अबव। अब कुछ एक्सेप्शन दी हुई है, चलो जी पढ़ते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 179(3) shall be adequate in case of offer
or invitation of for non-convertible debenture where the proposed amount to be raised does not exceed the limit specified in section 181C। क्या कह रहा है, अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, क्या इशू कर रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट होगा। कौन सा रेजोल्यूशन सफिशिएंट होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। क्या पास करने की जरूरत नहीं है, एसआर। अगर आपके डिबेंचर लिमिट में है, कौन सी लिमिट में है, जो सेक्शन 180 के अंदर, 179 में पावर्स है, 180 के अंदर क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड। 179 भी नहीं पढ़ा है आपने, 180 भी आपने नहीं पढ़ा है और ना ही आप पढ़ोगे। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको लिखना है तो लिख लो, 181C में लिमिट क्या दी हुई है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड एसपीआर। 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड एसपीआर, इन तीनों का जो 100% मतलब टोटल अमाउंट है, उससे ज्यादा के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन कर लेना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्टेबल नहीं लिखा हुआ है। अगर कन्वर्टेबल है तो एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है और 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड एसपीआर से कम है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक कहानी। बट इफ द अमाउंट is above the limit, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year for all the offer or invitation for such debenture during the year। क्या ऐसे करा आपने, बताओ जी, बताओ क्या मतलब है, ऐसे समझ में नहीं आया, फिर ठीक है। देखो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, क्या लगेगा आपके ऊपर, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। क्या ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लगेगा, क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल है तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं लगेगा। 42 लग रहा है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और क्या पास करना है, एसआर। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब नहीं है, अगर आप लिमिट के अंदर हो। अगर किसके अंदर हो, लिमिट। लिमिट कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 180 में। क्या लिमिट लिखी हुई है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, एसपीआर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो, आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे, इस लिमिट से बाहर हो गए, इस लिमिट से ज्यादा है वो, क्या एसआर पास करना पड़ेगा, बिल्कुल पास करना पड़ेगा, बिल्कुल पास करना पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, क्या, साल में एक बार पास कर दो। साल में कितनी बार पास कर दो, एक बार। वो पूरे साल के लिए वैलिड है। वो कितने टाइम के लिए वैलिड है, पूरे साल के लिए वैलिड है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर 180 की लिमिट से ज्यादा है और आपने एसआर एक बार पास कर दिया, तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड रहेगा। क्लियर है का नहीं, बार बार आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं। और अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, क्या इशू कर रहे हो, इक्विटी शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट पे, क्या हर बार एसआर पास करोगे, हर बार एसआर पास करना पड़ेगा। किससे पहले, जब भी एप्लीकेशन जाएगी उससे पहले एसआर पास करना पड़ेगा। क्लियर है जी कहानी। चलो जी, एवरी इवन फॉर इशू ऑफ क्यूआईबीज, इवन फॉर इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज टू क्यूआईबी। क्यूआईबी पढ़ा था हमने पीछे, कौन सा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्या ये 200 की लिमिट में आता है, नहीं। क्या इंप्लॉइज आते हैं 200 की लिमिट में, नहीं। अगर आप क्यूआईबीज को सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, इट शैल बी सफिशिएंट टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो क्यूआईबीज के लिए भी एक बार पास करो, वो पूरे साल के लिए वैलिड है। आइडेंटिफाइड पर्सन तो नहीं है, लेकिन उसको प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर रहे हो, 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। लेकिन क्या बाकी प्रोविजन लगेंगे, नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करना है, एसआर भी पास करना है। तो एसआर एक बार पास करो, पूरे साल के लिए वैलिड है। क्लियर है जी कहानी यहाँ तक। देखो, बहुत सारी चीजें आती जाएंगी ऐसे ही, तो कनेक्टिविटी बना के रखना, वरना घूम जाओगे। लास्ट में एक चार्ट बनाएंगे बेहतरीन सा, जिससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है जी। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार। कौन से रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा फॉर्म, नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन से फॉर्म, स्पेशल रेजोल्यूशन हमेशा एमजीटी 14 में फाइल होता है। तो क्या कह रहा है, आपको रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को फाइल करना है। ये ना अमेंडमेंट है, ये पहले नहीं था, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास above shall be moved to the registrar prior to issue of private placement offer cum application letter। मतलब हाँ, हाँ, बिल रजिस्ट्रार को, देखो, पास भी ऑब्वियसली पास तो पहले ही होगा। देखो, नहीं, देखो क्या होता है, पहले बोर्ड मीटिंग करी, क्या करी जी, बोर्ड मीटिंग करी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जी। अब क्या करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, जनरल मीटिंग बुलाई, एसआर पास कर लिया। जब भी जनरल मीटिंग होती है उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है एमजीटी 14 फाइल करने का। कितने दिन का टाइम होता है, 30 दिन का। तो लोग क्या करते थे, जैसे मीटिंग हुई, प्राइवेट प्लेसमेंट ये एप्लीकेशन लोगों को दे दी। अब लॉ मेकर ने क्या बोला,
पहले नहीं दोगे, पहले किसको बताओ, रजिस्ट्रार को बताओ, पहले एमजीटी 14 फाइल करो, उसके बाद में लोगों को क्या देना, एप्लीकेशन देना। ये अमेंडमेंट है, और अगर अमेंडमेंट आई है तो किसी रीजन से आई होगी। हम क्या करते थे, नाम देखो, आज के टाइम पे जो छोटी कंपनीज है वो क्या करती है, ना बोर्ड मीटिंग करती है ना जनरल मीटिंग करती है, खाली बुक्स में हो जाती है कि हम मिनट्स बना देते हैं, ठीक है। तो ना हम बोर्ड मीटिंग करते थे, ना हम जनरल मीटिंग करते थे, पैसा मंगवा लेते थे। क्या कर लेते थे, जैसे आपने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल दिया, आपको कोई अलॉटमेंट अलॉटमेंट नहीं हुई है अभी, फिर हम बैक डेटेड सारा काम कर देते थे। क्या करते थे, बैक डेटेड, पीछे की डेट पे बोर्ड मीटिंग दिखाते थे, पीछे की मीटिंग पे जनरल मीटिंग दिखाते थे, और वहां से 30 दिन का टाइम मिलता था एमजीटी 14 फाइल करने का, तो 30 दिन में एमजीटी 14 फाइल करते थे। लेकिन लॉ मेकर ने अब क्या बोला है, पैसा वैसा कुछ नहीं आएगा, पहले किसी को एप्लीकेशन तक नहीं जाएगी। कब तक नहीं जाएगी, जब तक रजिस्ट्रार को आप नहीं बता देते कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाले हो। और कैसे बताओगे, एमजीटी 14 फाइल करके। ठीक है जी कहानी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। वाइड कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अमेंडमेंट रूल 2022, द प्रिंसिपल रूल ऑफ 2014, फर्दर अमेंडेड टू इंसर्ट अ प्रोविजो टू रूल 14 व्हिच डील्स विद द प्राइवेट प्लेसमेंट। ये कब की अमेंडमेंट है, 2022 की। The proviso states that when a company make offer or invitation to subscribe to securities, no offer or invitation of any securities shall be made to a body corporate incorporated in or a national of a country which share a land border. Underline कर लो land border. Land border का मतलब इंडिया के साथ land border किस किस का लग रहा है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का भी लगता है, लगता होगा, नहीं लगता मुझे, चाइना, म्यांमार, इन सब का लगता है। आगे लिखी हुई भी है कंट्री। इंडिया इन कंट्रीज से इनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। जो कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है ना, इंडिया के रिलेशन उनसे अच्छे नहीं है। तो इंडिया इन लोगों से डरती है। किन से डरती है, इन लोगों से डरती है। और डरना ठीक भी है, क्योंकि वो टेररिज्म वगैरह प्रमोट करते हैं। तो जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो रिलेशन अच्छे नहीं है। ठीक है जी। तो लॉ मेकर ने क्या डाल दिया कि भाई अगर आप इनको प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो ना, किनको, अगर कोई बंदा चाइना का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का है, या कोई कंपनी कहाँ की है, इन कंट्रीज की है, तो भाई पहले अप्रूवल ले लेना। किसका अप्रूवल ले लेना, गवर्नमेंट अप्रूवल ले लेना, फेमा के हिसाब से। किसके हिसाब से, फेमा। फेमा क्या है जी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। क्या बाहर से पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फेमा लगेगा। फेमा के अंदर अप्रूवल लेके ही इन लोगों को इश्यू करा जाएगा। क्लियर है जी कहानी, कोई दिक्कत, चलो जी। This means the company will now have to obtain government approval under FEMA rules before inviting subscription to securities or offering securities to any entity from a country that share a land border with India, that is China, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh and Myanmar. अगर इनकी किसी इन कंट्री की किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल को आप शेयर्स दे रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट पे, या कोई भी सिक्योरिटी दे रहे हो, तो पहले फेमा के अंदर अप्रूवल ले लेना, उसके बाद में ही इशू करना। ठीक है जी, चलो जी। एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन का नाम क्या था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, पीपीओ। तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा जी, पास 4, PS4। क्या फॉर्मेट है जी, PS4। पास 3 बताएगा कोई, क्या था PS3, PS3 क्या था, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। वो क्या थी जी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की बात फाइल करनी थी। ये क्या है जी, जो एप्लीकेशन आप लोगों को देने वाले हो उसका फॉर्मेट क्या है जी, पास 4। सीरियली नंबर, उसपे क्या होना चाहिए जी, नंबरिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए। हर एप्लीकेशन नंबरिंग क्यों करवा रहे हैं भाई, गिनती रहेगी ना कितने हो गए लोग, नंबरिंग इसीलिए करवा रहे हैं, गिनती रहेगी, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एड्रेस स्पेसिफिकली टू द पर्सन होम द ऑफर इज मेड, क्या लिखा होना चाहिए उसमें, उस बंदे का नाम लिखा होना चाहिए जिसको आप प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाले हो। मैंने अगर एप्लीकेशन आपको दी है तो मैं पलक का नाम उसमें लिखूंगा कि ये किसको जा रहा है, पासपोर्ट पलक को जा रहा है। सेंट आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, किस में जाना चाहिए जी, चाहे तो राइटिंग में दे दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब मेल से भी भेज सकते हो। सेंट विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ सच पर्सन पर्सुएंट टू सेक्शन 42 सब सेक्शन 3। बहुत खतरनाक टाइमलाइन है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या लिख दिया है जी, विद इन 30 days of recording the name of such person pursuant to section 42 subsection 3। क्या कह रहा है, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको ये पासपोर्ट भेज देना है लोगों को। 30 दिन कहां से शुरू हो रहे हैं, जिस दिन बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया है। जिस दिन बोर्ड ने क्या किया है जी, आइडेंटिफाई किया है। बोर्ड ने आइडेंटिफाई कब किया होगा, बोर्ड मीटिंग के अंदर किया होगा ना। तो अब कहानी को समझो, बोर्ड मीटिंग हुई, लोगों को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, यहां से 30 डेज के अंदर क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, पास 4
चला जाना चाहिए जिन जिनको आप ऑफर कर रहे हो। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक बार आगे वाली कहानी बनाते हैं अब। क्या कर दूं? सारी वीडियोस अपलोड नहीं करता, आप बता दिया करो जो आपको चाहिए ना। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है ये। यहाँ पे हुई थी बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या करा होगा, लोगों को आइडेंटिफाई किया होगा ना बोर्ड ने। बोर्ड ने क्या किया होगा, आइडेंटिफाई किया होगा। इनको क्या बोल देते हैं हम, आइडेंटिफाइड पर्सन। इसके अंदर कौन इंक्लूड नहीं होता, QIB एंड एम्प्लॉइज, ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं 200 की लिमिट के अंदर। बोर्ड ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इनको 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 प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है। तो जब इनको करनी है तो इनको क्या जानी है, कि एप्लीकेशन जानी है। उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, पासपोर्ट PAS 4 जाना है जी। किसको जाना है, आइडेंटिफाइड पर्सन को। कितने दिन में जाना है जी, 30 डेज। कितने दिन में जाना है, 30 डेज में जाना है ना। क्लियर यहाँ तक कहानी। 30 डेज कहाँ से है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग में आइडेंटिफाई करे हैं। अब एक बात सुनो, 30 डेज में तो भेजना है। क्या इन्होंने ऐसा नहीं लिखा था कि भाई ये जो पासपोर्ट जाएगा ना, इससे पहले क्या पास कर लेना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना। तो यहीं पे कहीं पे बीच में हमें क्या पास करना पड़ेगा, SR भी पास करना पड़ेगा। और क्या खाली इतना ही लिखा था SR पास कर देना, रजिस्ट्रार को ही बता देना। मतलब फॉर्म MGT 14 भी फाइल कर देना इससे पहले। कौन सा फॉर्म जी, MGT 14 भी रजिस्ट्रार को फाइल कर देना। अच्छा जी, 30 दिन के अंदर पहले बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग के बाद में क्या हुई, जनरल मीटिंग हुई। कौन सी मीटिंग हुई जी, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के लिए नोटिस कितने दिन का जाता है, 21 क्लियर डेज। तो भाई यहाँ पे 21 क्लियर दिन का नोटिस भी देना है, 21 क्लियर डेज। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम फॉलो करूं, मतलब शॉर्टर नोटिस ना जाऊं, देखो शॉर्टर नोटिस का ऑप्शन है आपके पास, आप 21 की जगह कम 1-2 दिन का भी दे सकते हो। लेकिन हम पूरा फॉलो करते हैं कि 21 क्लियर दिन का अगर नोटिस जा रहा है तो 21 क्लियर दिन का नोटिस हो गया। जनरल मीटिंग हुई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, दिन बचे कितने, 7 दिन तो बचे मेरे पास आगे। 7 दिन के अंदर मुझे MGT 14 भी फाइल कर देना है, और उन्हीं 7 दिन के अंदर मुझे क्या कर देना है, IP को पासपोर्ट भी इशू कर देना है कि भाई ये लो आपका एप्लीकेशन, अब इसके हिसाब से अप्लाई कर देना। समझ आई जी कहानी। इतनी आसानी से आ जाएगी तो बात ही क्या थी। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, इतनी आसानी से आ जाएगी तो बात ही क्या थी, फिर सेक्शन में दम ही क्या होता। एक बार फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर लोगों को आइडेंटिफाई करेगा। कौन आइडेंटिफाई करेगा, बोर्ड, कि भाई इनको 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 हम क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे। मैंने बोल दिया मैं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगा, तो क्या आप पैसे दे दोगे हमें, आपकी मर्जी है ना। एट द एंड मैं तो ऑफर कर सकता हूँ आपको। तो भाई बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया। अब जब आइडेंटिफाई किया है तो आपको भी तो पता लगना चाहिए ना, आपको आइडेंटिफाई किया है तो आपको क्या भेजना है, मुझे एप्लीकेशन भेजनी है। फॉर्मेट क्या है, PAS 4। कितने दिन में भेजनी है, 30 डेज। 30 डेज कहाँ से, जिस दिन बोर्ड ने रिकॉग्नाइज कराया, आइडेंटिफाई कराया। तो 30 दिन में पासपोर्ट चला जाना है IP को, आइडेंटिफाइड पर्सन को। लेकिन पासपोर्ट जाने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। पासपोर्ट जाने से पहले ये स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल भी हो जाना चाहिए, किसको, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार कह रहा है सबसे पहले मुझे बताओ जी, उसके बाद कोई दूसरा काम करना। तो रजिस्ट्रार को बता दो MGT 14 के अंदर, वो भी 30 दिन के अंदर ही सारा काम आपको कर लेना है। ठीक है जी। और जब मीटिंग बुलाओगे नोटिस भी देना पड़ेगा। नोटिस के लिए वैसे 21 क्लियर डेज है, लेकिन इसको आप शॉर्टर कर सकते हो। लेकिन अगर 21 दिन भी आप यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 21 क्लियर डेज का नोटिस दो। नोटिस देने के बाद में भी आपके पास 7 दिन बच जाएंगे। उसके अंदर MGT 14 भी फाइल कर देना, उसके अंदर पासपोर्ट भी इशू कर देना। अब आई जी को समझ में, नहीं आई तो फिर आप वीडियो देख लेना, वैसे आ गई होगी अब आपको। बढ़े जी आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब वापिस मॉड्यूल पे आ जाते हैं। No person other than the person so addressed in offer cum application letter allowed to apply through such application form। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, फटाफट करो नोटिंग। क्या नोट लिखा हुआ है, नो पर्सन अदर देन द पर्सन सो एड्रेस्ड इन द ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर अलाउड टू अप्लाई थ्रू सच एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब
मतलब जिसको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वो ही अप्लाई करेगा। क्या रिनंसिएशन अलाउड है यहाँ पे? रिनंसिएशन अलाउड नहीं है, तो जिसको एप्लीकेशन दी गई है वही क्या करेगा? अप्लाई करेगा, और कोई उसकी जगह अप्लाई नहीं कर सकता है। एनी एप्लीकेशन नॉट कंफर्मिंग टू द कंडीशन शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। अगर कोई भी एप्लीकेशन में ये कंडीशंस पूरी नहीं हुई है तो उस एप्लीकेशन को क्या मानेंगे? इनवैलिड मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक कहानी? अब आ गया जी, खत्म, सही हो गया। मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो। किसके? प्राइवेट प्लेसमेंट के। किसमें मेंटेन करके रखो? फॉर्म पास 5। तो फॉर्मेट बताया हुआ है रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करनी है। फॉर्मेट क्या है जी? PS5। मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द प्राइवेट प्लेसमेंट इशू, पर्सन हु इज आइडेंटिफाइड एंड प्रोवाइडेड विद द प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन कम लेटर PPO if willing to subscribe then may apply through same letter along with the subscription money। तो जिसको भी अप्लाई करना है वो क्या करे जी? इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अप्लाई कर दे कंपनी को, और सब्सक्रिप्शन मनी भी भेज दे। मैंने आप दोनों को भेजा PPO। क्या भेजा है जी? PPO। क्या आप दोनों अप्लाई करोगे? आपके अलावा कोई और अप्लाई कर सकता है? आप दोनों ही करोगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कंपनी को क्या भेजो? अपनी एक्सेप्टेंस भेजो, और साथ में क्या भेज दो? सब्सक्रिप्शन मनी भेज दो। सब्सक्रिप्शन मनी शैल बी पेड आइदर बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट और अदर बैंकिंग चैनल बट नॉट बाय कैश। जो आप सब्सक्रिप्शन मनी देने वाले हो वो किस में आना चाहिए? बैंकिंग चैनल से ही आना चाहिए। चेक दे दो, DD दे दो, NEFT कर दो, RTGS कर दो, लेकिन कैश में नहीं आएगा। कैश को क्यों हटाया यहां से भाई? प्राइवेट प्लेसमेंट कैश रिकॉर्ड नहीं हो सकता, डेट नहीं रिकॉर्ड हो सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट में धांधलीबाजी होती है जी, गड़बड़ होती है। अपने बंदों को इशू करते हैं तो गड़बड़ लगती है लॉ मेकर को। तो अगर कैश में आएगा तो ये जो सारी टाइमलाइंस बनाई है ना, ये वेस्ट हो जाएंगी। पता नहीं लगेगा कब पैसा आया। हम तो यही बोलेंगे ना कि MGT 14 फाइल करने के बाद पैसा आया, लेकिन अगर बैंकिंग चैनल से हो रहा है तो उसमें डेट लिखी हुई आएगी कब पैसा आया। ठीक है जी, तो कैश में अलाउड नहीं है। कैश में अलाउड नहीं। Rule 14 of the company pass rule, payment shall be made from the bank account of the person subscribing to the securities, and the company shall keep the record of the bank account from where such payment for subscription has been received। क्या कह रहा है जी? पैसा कहां से आएगा? बैंक अकाउंट से आएगा। अब कंपनी की यह ड्यूटी है, अगर खुशबू ने अपने बैंक अकाउंट से भेजा है तो मुझे ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपने पास मेंटेन रखनी है। क्यों मेंटेन रखनी है भाई? अभी तो आपने अप्लाई किया है ना, सब्सक्रिप्शन मनी भेजा, क्या आपको अलॉटमेंट हो गई? अगर इन केस अलॉटमेंट नहीं हुई तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो कहां भेजूं? आपके बैंक अकाउंट में। इसलिए बैंक अकाउंट की डिटेल मेंटेन करके रखनी है। फर्स्ट प्रोवाइजो टू रूल 14 स्टेट अबव प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर पता है ना क्या होता है? एक शेयर को दो बंदे होल्ड कर रहे हैं जॉइंटली। तो जॉइंट होल्डर में मनी पेबल ऑन सब्सक्रिप्शन शैल बी पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम अपीयर फर्स्ट इन द एप्लीकेशन। वो जो हम पढ़ते हैं ना, जॉइंट होल्डर में सीनियर होता है। सीनियर कौन होता है? जिसका नाम सबसे पहले लिखा होता है। तो उसके अकाउंट से पैसे आने चाहिए। Company shall not utilize money raised through private placement unless allotment is made and the return of allotment is filed with the registrar in accordance with subsection 8 of section 42। तो आपको जो ये पैसा मिला है ना, इसको यूटिलाइज मत करना। कब तक? जब तक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल ना कर दो। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन से फॉर्म में जाएगी? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट MGT 14, वो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास 3। तो पास 3 जब तक फाइल ना कर दो तब तक आप ये पैसा यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो ये बड़ी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। रूही एंड हर ब्रदर सोहित। ठीक है जी, कुछ है इसके अंदर। दो जनों को ज्वाइंटली जा रही है। किस किस को जा रहा है? रूही एंड उसके ब्रदर सोहित को। तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसके बैंक अकाउंट से पैसे आने चाहिए। तो पहले नाम किसका लिखा हुआ है? रूही का, तो रूही के बैंक अकाउंट से पैसे आने चाहिए। लिमिट ऑन फ्रेश ऑफर, एक और लिमिट आ गई है। क्या कह रहे हैं? नो फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड unless the allotment with respect to any offer made earlier have been completed or that offer has been withdrawn or abandoned by the company। क्या कह रहे हैं? एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट आ गया, एक बार क्या आ गया जी? प्राइवेट प्लेसमेंट आ गया, तो जब तक ये वाला प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी नहीं लेके आएगी। समझ आई जी कहानी? एक प्राइवेट प्लेसमेंट आया तो जब तक ये प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। ये प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट कैसे होगा? या तो अलॉट हो जाएगा या आप विड्रॉ कर दो, रिफंड कर दो जी पैसा। तो जब तक पूरा नहीं हो जाता आप नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं लेके आओगे। प्रोविजो टू सबसेक्शन 5 रीड एज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन 200। A company may at any time make more than one issue of securities to such class of identified person as may be prescribed। क्या कह रहा है? आप बताओ जी इसकी इंटरप्रिटेशन।
सब्जेक्ट टू द मैक्स, मतलब 200 की लिमिट तो आपको फॉलो करनी करनी है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। तो ऊपर क्या लिखा हुआ था, एक बारी में एक ही इशू चलेगा, दूसरा नहीं आएगा। हाँ, ये प्रोवाइजो के, अगर प्रोवाइजो क्या ऊपर वाले को पूरा गेम उल्टा कर देगा, तो ऊपर लिखने की जरूरत क्या थी। आप क्या कह रहे हो कि एक प्राइवेट प्लेसमेंट चल रहा है, अगर 200 की लिमिट है तो उस टाइम दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट भी ले आओ। ऊपर सेक्शन ने तो मना किया ना इस चीज को, सेक्शन ने क्या बोला है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट चल रहा है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है दूसरा नहीं आना चाहिए, तो ये प्रोवाइजो क्या कह रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट इक्विटी शेयर का चल रहा है तो इस टाइम पे आप डिबेंचर का कर सकते हो, मतलब सेम सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है जी, जब तक एक पूरा नहीं हो जाता दूसरा नहीं आएगा, लेकिन दूसरा आ सकता है किसका, अगर डिफरेंट सिक्योरिटी का है। मतलब आप ऐसे बोलो, इक्विटी में इक्विटी का चल रहा है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं कर सकते हो पहले वाला पूरा होने के बाद, पहले वाला पूरा होने के बाद। हाँ हाँ, 40 हो रहे थे, 100 हो रहे थे, पहले 40 का पूरा करो, फिर 100 का करो। ऐसा नहीं है 40 का चल रहा है उसी टाइम 100 का कर दो, लेकिन 40 इक्विटी का आया तो 40 डिबेंचर का उस टाइम ला सकते हो। 200 की पूरे साल की है ना, लेकिन सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि एक प्राइवेट प्लेसमेंट चल रही है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत करो और उसके अंदर मत घुसो, दूसरा मत लेके आओ, एक में ही रहो। अभी एक नाव में पैर रखो, दो एक साथ नाव मत चलाओ, लेकिन दूसरी नाव कब चलाओ, जब पहली वाली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ठीक है जी। टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अब अलॉटमेंट का टाइम कितना है, अ कंपनी मेकिंग एनी ऑफर और इन्विटेशन शैल अलॉट इट सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जैसे एप्लीकेशन मनी आ गए उसके 60 दिन के अंदर आपको क्या कर देनी है, अलॉटमेंट कर देनी है। इफ no idea, if company fails to make allotment within 60 days, then repayment of the application money to the subscriber shall be made within 15 days from the expiry of 60 days। अगर आपने 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं करी तो अगले 15 दिन में क्या करो, रिफंड कर दो। अगर 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो क्या होगा जी, इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम। अब ये इंटरेस्ट लगना शुरू कब से होगा, देखो पहले बोला 60 में अलॉटमेंट करो, 60 के बाद अगले 15 दिन में रिफंड कर देना, और अगर 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो 12% इंटरेस्ट लगेगा। अभी 12% इंटरेस्ट लग कहां से रहा है, फ्रॉम द 60th डे। हाँ टाइम है, लेकिन अगर आपने गलती करी है ना तो आपको सजा मिलेगी, वो 15 दिन भी कवर हो जाएंगे। तो 15 के बाद एक दिन आगे बढ़े तो कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 16 दिन। कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 16 दिन। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे भी, ये वाला हटा रहे हैं आप अगला आ गया, एप्लीकेशन मनी आ गया हमारे पास, क्या आ गया जी, एप्लीकेशन मनी आ गया। जैसे ही एप्लीकेशन मनी आएगा कितने दिन में, 60 डेज में क्या कर दो, अलॉटमेंट कर दो, 60 डेज क्या कर दो, अलॉटमेंट कर दो। अगर 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं हुई तो नेक्स्ट 15 डेज में क्या कर दो, कौन से बैंक अकाउंट में करोगे, जहां से पैसा आया है उसी में रिफंड कर देना। अगर नहीं करा रिफंड तो यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, कितना, 12% पर एनम। क्या ये यहाँ से शुरू होगा, ये शुरू होगा जी यहाँ से, कहां से शुरू होगा, यहाँ से। जैसे ही 60 डेट एक्सपायर हुआ, 15 दिन रिफंड का टाइम तो दिया है, लेकिन अगर 15 दिन में नहीं किया ना तो इंटरेस्ट यहाँ से लगाना शुरू कर देंगे। तो मतलब यहाँ से अगर एक दिन भी लेट किया आपने, कितना दिन लेट किया, 1 डे, तो इसको एक नहीं गिनूंगा, इसको कितना गिनूंगा, 1 + 15, 16 दिन का डिफॉल्ट हो गया है। 15 दिन में दिया कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन 15 दिन से एक दिन ऊपर गए तो सीधा 16 दिन का इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर। ठीक है जी, यहाँ तक। क्या ये जो एप्लीकेशन मनी आया है इसको यूज कर लूं, एप्लीकेशन मनी आ गया मेरे पास, यहाँ पे अलॉटमेंट कर दी, क्या यूज कर लूं अब, हाँ अलॉटमेंट कर दी। वो तो यही था ना, या तो अलॉटमेंट करने के लिए, वो तो नीचे पढ़ेंगे अलॉटमेंट के लिए, रिफंड के लिए। अलॉटमेंट कर दी, क्या अभी कंपनी पैसा यूज कर ले, जस्ट पीछे पढ़ा था, जब तक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं हो जाती पैसा यूज नहीं हो। क्या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करिए अभी, नहीं करिए, तो अभी यूज नहीं करोगे। पेज नंबर 3.41,
3.41 यहीं पे तो है, पीछे कहाँ भाग रहे हो? 3.41 कितना पीछे चले गए? एक पेज का तो फर्क है। अच्छा, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आंसर पढ़ा था रूही एंड ब्रदर वाला, उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है ना फोर्थ के अंदर, कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज मनी। फिर भी मेरे को तो 4 पेज छोड़ो, मेरे को तो एक पेज भी पलटने की जरूरत नहीं पड़ी, एक इधर लिखा हुआ था, एक इधर लिखा हुआ है, इतना गड़बड़ कैसे है? ऊपर करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सॉरी, थोड़ा तेज बोला करो, थोड़ा सुनाई देना बाकी को। चलो जी, कंपनी शेल नॉट यूटिलाइज, तो पैसा यूटिलाइज नहीं करना है कब तक? जब तक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना हो जाए। ठीक है, खुशबू वैसे तो पूरा शोर मचा देती है जब वैसे बोलती है, लेकिन जब वैसे कोई बात आती है सॉरी वाली, तो धीरे से बोल के खत्म कर देती है, सॉरी, बस कहानी खत्म। चलो जी, अब जो पैसा आ रहा है कहाँ पे रखोगे? इसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। इट इज प्रोवाइडेड दैट मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। जब आपको खर्च करना अलाउड नहीं है तो आपको उसे छूना भी अलाउड नहीं है, अलग बैंक अकाउंट में रखना पैसे को। और उस पैसे को यूटिलाइज किसके लिए करोगे? या तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देना, या फिर क्या कर देना, रिफंड कर देना, ये अगर आप अलॉट नहीं कर पाते। रिफंड कितने दिन में कर देना? 15 दिन में। 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो इंटरेस्ट कितना? 12% पर एनम। एक दिन का डिफॉल्ट हो, कितने दिन का डिफॉल्ट मानेंगे? सीधा 16 दिन का। प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक एडवर्टीजमेंट, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, क्या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करते हैं इस चीज का? नहीं, वो पब्लिक इशू बन जाएगा। नो कंपनी शैल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट और यूटिलाइज एनी मीडिया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एजेंट टू इन्फॉर्म द पब्लिक एट लार्ज अबाउट इशू अंडर सेक्शन 42। क्या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दें कि भाई जिस जिसको पैसा देना दे दो, हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं? नहीं डाल सकते जी, किसी भी तरीके का कोई भी मीडिया यूज नहीं कर सकते। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, Section 42 read with Rule 14 of the companies provide a return of allotment in past 3 shall be filed with the registrar within 15 days from the date of allotment। कितने दिन में? 15 दिन। मतलब ये जो रिफंड वाला टाइम है ना, यहीं पे आपको क्या फाइल करना है? पास 3 भी फाइल करना है। बिल्कुल जी, कॉम्प्लिकेटेड है सेक्शन, कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है जी, तो 15 दिन के अंदर ES3 पास 3 फाइल कर देना। 15 दिन में ही अगर अलॉटमेंट नहीं कर पाते हो, रिफंड कर देना। अलॉटमेंट कर दी, पास 3 फाइल कर देना। इजी पीजी, मतलब कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इजी लगता है मेरे को तो। ठीक है जी, विद अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द अलॉटी, उसमें क्या लगा देना? पास 3 के साथ में। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था, जब भी पास 3 फाइल करते हो उसमें क्या लगा दो? लिस्ट ऑफ अलॉटी लगा दो। अलॉटी का नाम लिख दो, उसका पैन लिख दो, ईमेल आईडी लिख दो, कौन सी सिक्योरिटी इशू हुई है वो लिख दो, अलॉटमेंट की डेट लिख दो, और कौन सी सिक्योरिटी है, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, कितना पैसा पे कर दिया है, वो सब कुछ लिख देना उसके अंदर। अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो ये भी लिख देना। ठीक है, और कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो वैल्यूअर की रिपोर्ट भी लगा देना। डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अब हो गया जी खत्म। अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या मानेंगे? डिफॉल्ट मानेंगे। फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट द कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर शैल बी लायबल टू पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे। हर दिन का कितना है जी? 1000, बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख रुपीज। मैक्सिमम कितना है? 25 लाख रुपए। 1000 रुपए पर दिन मैक्सिमम आ गया जी 25 लाख रुपए। ठीक है जी, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। अलॉटमेंट करी है जी 9 नवंबर को, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करी है 28 नवंबर को। कितने, कब तक कर देनी चाहिए थी ये? 9 + 15 में कर देनी चाहिए थी। कितने दिन हुए? 9 + 15 मतलब 24। तो कितने डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो गया जी ये? 4 दिन का। 4 दिन का मतलब 1000 रुपए पर दिन, 4000 रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। रिफंड के केस में, रिफंड के केस में रिफंड थोड़ी कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर दिए। Punishment for contravening the private placement provision, for making offer or accepting money in contravention to section 42 liability will be promoter and director। अब ये जो सबसेक्शन 10 में जो पनिशमेंट दी हुई है, ये क्या है? पूरे सेक्शन की। 42 की कोई, हाँ ये पास 3 की है 9 वाली, ये किसकी है? पूरे सेक्शन की। 42 में कुछ भी नॉन कंप्लाइंस करी तो ये लग जाएगा जी सबसेक्शन 10। क्या कह रही है? प्रमोटर एंड डायरेक्टर फाइन कितना? जितना आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा रेज किया है, या 2 करोड़ whichever is। और कंपनी के ऊपर एक तो रिफंड करो ऑल मनी अलोंग विद द इंटरेस्ट टू द सब्सक्राइबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। तो अगर आपने सेक्शन 42 की नॉन कंप्लायंस करके पैसा ले लिया है लोगों से, तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। ठीक है जी, इंटरेस्ट कितना? 12%, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 6। जितना सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ है उतना ही इंटरेस्ट देना है, वो 12% पर एनम। क्लियर है जी कहानी?
तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया है पूरा। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या हो गया है? पूरा हो गया। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दोनों पूरे हो गए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या था? खाली इक्विटी या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ठीक है जी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट प्लस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट साथ में ऐसे चलते हैं। कोई दिक्कत? अब कोई क्वेश्चन पूछ ले प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्या ठीक है या दिक्कत होगी? नहीं, जैसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले, इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बताओ प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का। बाय डेटा में बिल्कुल जी, जिसमें सिक्योरिटी वर्ड लिखा हुआ है, जिसमें इक्विटी भी आ गया, डिबेंचर, प्रेफरेंशियल, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ओनली फॉर इक्विटी एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे रियल लाइफ में। क्या इस पे एक चार्ट बनाना है? चार्ट मेरे को लगता है ज्यादा कॉम्प्लिकेट, वैसे चार्ट हमने टुकड़ों में बना लिए हैं 2-3, तो वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें अगर पीछे की तरफ, तो वो वाला जुड़ जाएगा और पूरा हो जाएगा ये। क्या एक्सटेंड कर दें इसके अंदर? रहने दे, चलो आप चार्ट खुद बना के लाओगे, फिर शेयर करोगे, देखते हैं कितना बढ़िया चार्ट आप बनाते हैं।